शहीद भगत सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल एक दलित छात्र को बुलाता है, कैबिन में मारपीट करता है, जाति सूचक गाली देता है। 1.5 साल से ये संघर्ष चल रहा है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वंचितों से ये सवाल करती है, 5,000 साल से पानी नहीं मिला, अब मिल गया पानी। ये टिप्पणी अपने आप में पानी इतनी पिलाऊं? जातिवादी है। आपको बिल्कुल, पानी पिलाऊं? इसी पे मुकदमा होना चाहिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। इतनी जातिवादी टिप्पणी है। इन्होंने मुझे गिराया, मेरा कुर्ता उठ जाता है, मेरा बेयर बॉडी दिख रहा है, अंडरगारमेंट दिख रहे हैं। एक महिला का इतना सम्मान कि दूसरे महिला की आप डिग्निटी और इज्जत की धज्जियां उड़ा दें। ये जो मॉब कहता है कि अपनी बहन को, मेरे डीएम्स में आप देखेंगे तो भर भर के इस तरह के लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। लगातार मेरी प्रोफाइल जो पब्लिक है उसके लिंक सर्कुलेट किए जा रहे हैं। मेरे घर का पता, मेरे माँ बाप का नाम, मैं अभी दिल्ली में कहाँ रहती हूँ, ये एड्रेस सर्कुलेट किया जा रहा है। और इस कदर कहा जा रहा है कि जहां मिले वहां मार दो। उस दिन उस उन्मादी भीड़ में एक महिला है जो कंधे पे चढ़कर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाती है। अगर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद हो जाएगा इस देश में, तो जैसी हम जैसी हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं कभी स्कूली शिक्षा भी अर्जित नहीं कर पाती। बाहर निकलकर कंधे पे बैठकर नारा लगाना तो बहुत दूर की बात है। और मैं तो कहना चाहती हूँ ऐसे लोगों को, मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को, कि ये बौखलाहट और बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आपको फ्रेम में जो दिख रही हैं वो अंजलि हैं और आपको ये कई बार दिखी होंगी आपके सोशल मीडिया पर। अंजलि को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस लड़की के गट्स को देखिए। जो एक लड़की खड़ी है, थाने में एक भीड़ है और भीड़ उकसाने वाली भीड़ है। वो भीड़ आपको भी गालियां दे रही है, आपके माँ को भी गालियां दे रही है। उसके बाद भी अमूमन जो लड़की होती है ना, शायद मैं वहां पर रहती तो या तो मैं रो रही होती या तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर होता। पर मैंने अंजलि को देखा, वो बहुत, मतलब एक, मैं कैसे बताऊं कि एक सुलझी हुई लड़की मुझे अंजलि में नजर आई। तो मैं सबसे पहले अंजलि से उस दिन के बारे में चर्चा करूंगी जो हमें वीडियो छोटा सा दिख रहा है। बेशक वो बहुत बड़ी घटना है और बहुत लंबी बातचीत हुई होगी, बहुत लंबी उस घटना को आपने देखा होगा करीब से, लेकिन हमें वो 30 सेकंड 1 मिनट का वो विजुअल दिखा। तो अंजलि, मुझे सबसे पहले आप वो बताइए उस दिन के बारे में जब आप एक थाने में पहुंचती हैं और लड़कियां सबसे ज्यादा सुरक्षित खाकी वर्दी के बीच में महसूस करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें ड्यूटी है कि ये हमें महफूज रखेंगे, ये हमारी सुरक्षा करेंगे। तो अंजलि जब थाने में पहुंचती हैं, वो देखती हैं कि पुलिस वालों से ज्यादा तो वहां पे एक उन्मादी भीड़ है। कुछ लोग हैं जो अंजलि को बोल रहे हैं, सिर्फ अंजलि को नहीं, उनके माँ को भी बोल रहे हैं। तो अंजलि, आप मुझे बताइए कि थाने में पहुंचने का वो जो मंजर आपने अपने आंखों से देखा, उसे बताइए पहले। बिल्कुल, उस दिन 13 फरवरी को हम लोग देश भर में वंचित अधिकार दिवस के रूप में ऑब्जर्व कर रहे थे। और देश में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स पर यूजीसी की मांग को लेकर पब्लिक मीटिंग आयोजित किया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी किया गया। और ये वाकया शुरू होता है दिन के 1:30-2 बजे, जब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से तमाम लोग जो इस सवाल से वास्ता रखते हैं वहां पे पहुंचे। सामाजिक न्याय के बड़े बड़े कार्यकर्ता, प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, ऐसे लोगों का वक्तव्य चल रहा है। वहां पे हम देखते हैं कि 3-4 लोगों का एक ग्रुप है जो बार बार आके डिसरप्ट करने की कोशिश करता है। कभी कहते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, कभी कहते हैं यहाँ पे गाली दी जा रही है ब्राह्मणों को। जब उनकी ये सारी कोशिशें विफल रहती हैं, उसके बाद ये लोग वापस से कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस इवेंट को डिसरप्ट किया जाए। और उसमें इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है वो महिला जो लगातार आज देश भर में ये तमाशा कर रही हैं कि किस तरह से उनकी आइडेंटिटी पर, ब्राह्मण महिला है इसलिए उनको शोषित किया गया। पहली बात, जब वो आके बदतमीजी कर रही हैं, ना उनका नाम पता है, ना हम ये श्योर है कि क्या ये ड्यू की स्टूडेंट है, जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर है, क्या करती है, कोई अता पता नहीं है। ये जरूर पता है कि इस व्यक्ति को इस सवाल से बिल्कुल डिसएग्रीमेंट है, यहाँ पे रकस करने आई है, बदतमीजी कर रही है। और यही होता है, हमारी पब्लिक मीटिंग चल रही है, कोने में मैं देखती हूँ कि किसी तरह की हलचल है। वहां पे जब पहुंचती हूँ तो बामसेफ न्यूज के पत्रकार हैं, एक दलित व्यक्ति हैं। ये बताना जरूरी है क्योंकि लगातार उस महिला और उसके साथ के 3-4 गुंडों के मुंह से जाति सूचक शब्द निकल रहे हैं। तुम अम्बेडकर वादियों को बता देंगे, तुम दलितों को बता देंगे, लगातार बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उसके साथ के जो गुंडे हैं वो, वहां पे सभा में जितने लोग हैं
जो नवीन का फोन बचाने आए, नवीन को बचाने आए, उन पर हाथ छोड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, महिलाओं को भी थप्पड़ लग जा रहा है। उसके बाद मैं बहुत साफ तौर से उस वीडियो में भी दिखेगा, मैं अंदर घुसती हूँ, नवीन का फोन उस महिला से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लेने की कोशिश करती हूँ। वो महिला फोन तो नहीं देती, मेरा मुंह पकड़ के मुझे जमीन पर पटक देती है। कई समय तक मैं अनकॉन्शियस हूँ, मैं उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक यूनिवर्सिटी जहां पे आप शांतिपूर्ण तरीके से एक स्टडी सर्कल भी करिएगा, आप बैठ के किताब भी पढ़ने लगिएगा ना, तो वहां पे पुलिस की छावनी बना दी जाती है कैंपस को। और उस दिन भी बनाया गया, पुलिस है, सीआरपीएफ है, यूनिवर्सिटी के गार्ड्स हैं, लेकिन सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। ना केवल इतना, वो महिला अपने 4 लाए हुए गुंडों को लेकर भागने लगती है, वो चारों पुरुष तो भाग जाते हैं, ये महिला हमारे हाथ लगती है। और यही है, एक वीडियो अनम्यूट करके नहीं चला रहे हैं, म्यूट करके चलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अम्बेडकरवादी महिलाओं ने, लेफ्ट की महिलाओं ने इस महिला को बहुत प्रताड़ित किया, जबकि वास्तविकता ये है कि इसको पकड़ के पुलिस के होते हुए भी पुलिस का काम हम कर रहे हैं। हम चीख चीख के गुहार कर रहे हैं कि सर, आपके सामने हमारे कैंपस में कोई पीट के चला जा रहा है, आपने तब कुछ नहीं किया, अब हमने इसको पकड़ लिया है, इस पे एक्शन करिए, इसको पुलिस स्टेशन ले जाइए। और यही होता है, पुलिस एक ह्यूमन चेन बनाती है, इस महिला को भी वहां से निकाल दिया जाता है। शाम को करीब 6 बजे मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, एफआईआर लिखाने, एमएलसी कराने, और वहां पे एसएचओ के कमरे की तरफ बढ़ रही होती हूँ, तो वहां पे पहले से 45-40 लोग खड़े हैं। हमें लगता है तब भी कि कुछ होगा काम, हम जाते हैं आगे, अपनी बात रखते हैं। वहां पे जैसे ही पहुंचते हैं हम लोग, वो लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं कि ये वही लोग हैं जो यूजीसी के समर्थन में अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनको पकड़ो, इनको मारो। एक साथ वो 45-50 की भीड़ हम पर टूट पड़ती है। उनमें से कुछ लड़के आइडेंटिफाइड हैं, जो सौरभ झा नाम का लड़का, करण नाम का लड़का, ये कुछ लड़के मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा स्वेटर खींचते हैं। मेरा स्वेटर 2 लेयर्स हैं स्वेटर के, उन दोनों लेयर्स को खींच लेते हैं, दोनों लेयर्स में छेद है स्वेटर में। उसके बाद जबरदस्त तरीके से कोशिश होती है कि हमें अपनी तरफ खींच लें। हम 3 लोग, मेरे साथ मेरी एक महिला साथी है, एक पुरुष साथी है, हम तीनों लोग जैसे तैसे करके पुलिस के स्टेशन में ही पहला जो कमरा है, रिसेप्शन है जो, वहां पे भाग के जैसे तैसे पहुंचते हैं। अंदर जाते ही हम देखते हैं कि उस कमरे में दोनों तरफ कांच की खिड़कियां हैं, उस खिड़की पे लगातार बैंगिंग हो रही है, थंपिंग हो रही है। इस तरह के भद्दे भद्दे जेस्चर्स किए जा रहे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस की मौजूदगी में। कहा जाता है कि तुम्हारा रेप करेंगे। एक लड़का जो अंदर यूट्यूबर है, उसके साथ एक और उसका दोस्त है, ये दोनों अंदर कमरे में घुसे हुए हैं, मेरे मुंह पे लाकर कैमरा, कहते नेता बनने का बहुत शौक था, कपड़ा उतार। एक लड़का जो गेट पे खड़ा है ना, जोर जोर से माँ बहन की गालियां दे रहा है। लगातार ये भीड़ हमारी कब्र खुदेगी के नारे लगाती है, हमें बाहर निकाल के किस कदर मारेगी, किस कदर रेप करेगी, लगातार ये थ्रेट्स दिए जाते हैं। पुलिस कुछ भी नहीं करती। ना केवल इतना, ये 50 की भीड़ 300 में तब्दील होती है और बाहर जाकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को के नारे लगते हैं। और ये वाकया 4 घंटे तक चलता है। हम लोग इतने डरे हुए होते हैं क्योंकि ये भीड़ बार बार ये स्वरूप दिखाती है कि लगता है हमारी जान से कम में तो मानेगी नहीं। बार बार पुलिस से ये नेगोशिएशन चल रहा है कि इसको बाहर भेज दो, बाकी दोनों को छोड़ देंगे। तो आप समझिए, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं और बहुत पीसफुल तरीके से सामाजिक न्याय के लिए अपनी बात डेमोक्रेटिक तरीके से दिए हुए संविधान के तर्ज पर रख रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को इतनी बौखलाहट होती है कि पुलिस के संरक्षण में इस कदर गुंडागर्दी होती है और कोई कार्रवाई नहीं होती। अंजलि, आप जिस तरीके से अपनी बातें बता रही हैं, मैं आपकी बातें सुनकर उसे महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ, और सच में सिहरन पैदा करता है कि थाने के अंदर एक महिला के साथ जब इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो सड़क पर, गलियों में हम कहाँ ही महफूज हैं। मुझे ये बताइए कि ये थाने का ये पूरा मंजर जो आपने देखा, एक भीड़ देखी, एक उन्मादी भीड़ आपने देखी, उसके बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन आपकी मदद कर सकता है, या आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं एक तरफा बैटिंग करता है, वो कुछ लोगों के साइड से अपना काम करता है और कुछ लोगों को अनदेखा करता है? बिल्कुल मैम, ये तो होता ही है। मतलब आज जो ये यूजीसी की लड़ाई भी है, एक तरफा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि फॉल्स केसेस का क्या,
है ना। पर देश की वास्तविकता तो ये है कि SC ST केस करने अगर जाएं ना SC ST एक्ट के तहत कितने मुकदमे दर्ज होते हैं। पुलिस आपको, आप अपने जिला, अपने गांव, अपने इंस्टीट्यूशंस में भी जाते हैं तो आपका तो केस दर्ज नहीं होता। इसी दिल्ली और यूनिवर्सिटी अगर का दर्ज बात हो है। भी जाता है अंजलि, और अगर दर्ज हो भी जाता है, क्योंकि मैं ग्रामीण पत्रकारिता ज्यादा करती हूँ, गांव देहात की खबरें ज्यादा दिखाती हूँ, तो अगर गलती से कोई बहुत ज्यादा हिम्मत वाला निकल भी गया और वो थाने में जाकर केस दर्ज भी करा देता है, उसके बाद एक भीड़ उसके घर पहुंचती है, दबाव बनाती है, और फिर वो केस उसको मजबूरी में वापस लेना पड़ता है। तो ये भी एक सच्चाई है। आप अपनी बात पूरी करिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब इस यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ती हूँ, 1.5 साल पहले शहीद भगत सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल एक दलित छात्र को बुलाता है, कैबिन में मारपीट करता है, जाति सूचक गाली देता है। 1.5 साल से ये संघर्ष चल रहा है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो ये तो एक केस है जो हमारे सामने आया। ऐसे अनगिनत केसेस हैं जिन पे बात नहीं होती, जिनको उजागर नहीं किया जाता। आज देखिए जिस तरह से सरनेम के नंबर पे क्लास में नंबर बंटते हैं। आप अगर हैं अपर कास्ट, आपको नंबर मिलेगा। आपके कास्ट से, अगर आपके सरनेम से पता चल रहा है कि आप मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटी के व्यक्ति हैं, नंबर काट लिया जाएगा। साफ तौर से आज हायर एजुकेशंस में आप देखेंगे कि अगर आपने PhD क्वालिफाई भी कर लिया है, नेट निकाल लिया, JRF निकाल लिया है, इंटरव्यू अब एकदम मैंडेटरी है, इंटरव्यू में बैठिए, आपको नॉट फाउंड सूटेबल करार दिया जाएगा। तो आंकड़े हमारे सामने हैं, फैक्ट्स हमारे सामने हैं। ये देश में एक समय तक चल रहा था कि अखंड भारत, अखंड हिंदू एकता। आज भाजपा RSS का जो ये बड़ा छलावा है, झूठ है, सामने है। हिंदू वही है जो अपर कास्ट है, हिंदू वही है जिनकी ये राजनीति करते हैं, बाकी सब SC ST OBC है। और वो जब अपने हक, अधिकार, हकूक को आर्टिकुलेट करेंगे, ये जो कल हुआ, ये जो 13 तारीख को हुआ, उसके बाद से जो मीडिया ट्रायल चला, ये किसी एक व्यक्ति पे हुई बात नहीं है, ये देश भर के मजलूमों को एक संकेत है कि अगर अपने हक अधिकार के लिए लड़ोगे तो तुम्हारा यही हश्र होगा। प्रशासन का जो रवैया आपने देखा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि प्रशासन उतनी मजबूत है कि वो आपके साथ खड़ी हो सकती है या आपकी बात सुनेगी? देखिए, प्रशासन की डायरेक्ट रूप से बात करूं तो बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक से एक जो लोग आज सत्ता में काबिज हैं, चाहे हमारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हों, चाहे बड़े बड़े पद पे बैठे लोग हों, वो उस पद पे भी इसीलिए हैं क्योंकि वो एक तरफा नतमस्तक हैं। बड़े बड़े पत्रकार, जो कहा जाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने ही तो मेरा ट्रायल किया, उन्होंने ही तो खुद जज बन के उन्होंने देश भर में मुझे दोषी घोषित कर दिया। घर घर में, जगह जगह जो लोग इन न्यूज चैनल्स को देखते हैं, आज जो जहर उनके अंदर भरा गया है कि किस तरह से कितना दमन कर दिया गया, तो सबसे बड़ी भूमिका तो इन्हीं लोगों ने निभाई। लेकिन मैं क्योंकि फिर भी देश के संविधान में मानती हूं और उम्मीद करती हूं कि उससे कोई न्याय मिलेगा। ठीक है, पहले तो आप संविधान का जिक्र कर रही हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप न्याय व्यवस्था पे भी यकीन रखती होंगी। तो जो UGC का लॉ कोर्ट में है, उस पे अभी बात होनी है। मार्च तक शायद कोई डिसीजन आ भी जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस तरीके का प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि न्याय व्यवस्था में भी उस तरीके की बातें नहीं हो पा रही हैं, उस तरीके से UGC लॉ को नहीं रखा जा रहा है? क्यों उतरना पड़ रहा है आप लोगों को सड़कों पे? मैम, बिल्कुल, मतलब संविधान में भी इसलिए मानती हूँ क्योंकि आज जो हम लोग लड़ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी बोल पा रहे हैं, वो संविधान की देन है। और मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि संविधान हमारे देश में बहुत बखूबी लागू हुआ है, नहीं हुआ है। न्यायालयों में संविधान का पालन होता है, नहीं होता है। वो बेंच जो प्रपोज करती है, सूर्यकांत शर्मा की बेंच जो कहती है UGC रेगुलेशन लागू होना चाहिए, कुछ लोगों की 3 दिन की बौखलाहट में कहा जाता है कि पब्लिक ओपिनियन है। देश का अपर कास्ट इस बौखलाहट में आ जाता है कि सदियों से दिन को दबाया, कुचला, क्या आज उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, क्या आज उनका सम्मान करना पड़ेगा। जो ये लोग समझते हैं कि दमन करना बाप की बपौती है, जब इनको ये कहा गया कि दमन नहीं कर सकते, तो इनकी सड़कों पे जो बौखलाहट हुई, उसका प्रेशर ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। जबकि देश की 85% आबादी दलित है, SC है, ST है, OBC है, मजलूम है, और वो आज चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारे लिए एक ऐसा रिड्रेसल मैकेनिज्म आए इंस्टीट्यूशंस में जहां पे हम महफूज फील करें। तो लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोर्ट भी आज उसी दबाव में है
जो सत्ता चाहती है, भाजपा आरएसएस किसी भी तरह से इस सवाल पर मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनको एससी एसटी ओबीसी का वोट चाहिए। एबीवीपी कैंपसेस में गुंडागर्दी करेगा, लेकिन इस पे मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि डूसू के चुनाव में या अलग अलग यूनिवर्सिटीज के चुनाव में उनको वोट चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने लठैतों को खुला छोड़ दिया है कि जाओ, जहां प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट हो वहां पे दंगा भड़काओ, वहां पे एक तरह की नफरत राजनीति का प्रोपेगेंडा करो। तो दबाव बनाना जरूरी है, क्योंकि सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि देश में विभाजन पैदा होगा। विभाजन पैदा होगा, ये देश में पहले से विभाजन है और एक तरफा है। कुछ लोगों के पक्ष में विभाजन है, जिन लोगों के पक्ष में नहीं है वो जब मुंह खोलते हैं तो आपको डर लगता है। आज इसी इसी इन्हीं कोर्ट की व्यवस्थाओं में हम देखते हैं जस्टिस बीआर गवाई, जो आजाद भारत में 75 सालों के इतिहास में दूसरे दलित चीफ जस्टिस थे, उन पे जूता फेंकने की कोई हिम्मत करता है और आपका मुंह खुल जाता है कि जाति प्रथा तो है नहीं। अंजलि, ये जो फुटेज वायरल किया गया उसमें एक बात कही गई कि ये देखो, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है वो एक महिला को बर्दाश्त नहीं कर पाए जो इनकी विचारधारा से नहीं थी, जो इनके आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं करती थी। तो एक महिला को दबाने के लिए महिला ही जो है वहां पर नजर आई, महिला ने। और वो जो एक एक पक्ष है वो ये भी कह रहा है कि बड़ी सभा में कपड़े फाड़े गए और ये सारी चीजें हुई। एक पत्रकार थी जो अपनी वीडियोस को शूट करने गई थी, उसके साथ इस तरीके की बदतमीजी कर दी गई। ये तो उजड़ हैं, ये तो बदमाश हैं, ये ऐसा ही करते हैं, ये महिला का सम्मान नहीं जानते, ये क्या बराबरी देंगे, इस तरीके की चीजें। इस पे क्या कहेंगे अंजलि? दो तीन चीजें हैं। इस महिला का इतिहास है। भीम आर्मी का प्रोटेस्ट होता है जंतर मंतर पे, जहां पे ये महिला जाती है और इतना हिम्मत फील करती है कि वंचितों से ये सवाल करती है, 5000 साल से पानी नहीं मिला, अब मिल गया पानी। ये टिप्पणी अपने आप में पानी इतनी पिलाऊं? जातिवादी है। आपको बिल्कुल, पानी पिलाऊं? इसी पे मुकदमा होना चाहिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। इतनी जातिवादी टिप्पणी है लगातार। अगर आप किसी एक कानून से अग्री नहीं करती तो वहां पे मत जाइए, आप तो इंस्टिगेट करने जाती हैं। 500 की भीड़ में, 1000 की भीड़ में कुछ ऐसा बोलो, हो ही सकता है कोई ना कोई रिएक्ट करे। आप तो वहां पे टीआरपी की राजनीति करने जाती हैं। और मैं इसको पत्रकार कह के पत्रकारिता का उपहास नहीं करना चाहूंगी। लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत संवेदनशील काम है, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और वायरल होने की बहुत होड़ थी, हो गई वायरल, बहुत खुश होंगी। लगातार जगह जगह जाके यही करती है। ड्यू में भी उस दिन इसी की कोशिश थी। एक दलित पत्रकार को घेर कर उनको हैकल करने की कोशिश करती हैं। जब हम लोग घुसते हैं तो मारपीट करती हैं, जिसका पूरा वीडियो है। इनके कपड़े फाड़ने की बात कर रहे थे हम लोग, इन्होंने मुझे गिराया, मेरा कुर्ता उठ जाता है, मेरा बेयर बॉडी दिख रहा है, अंडरगारमेंट दिख रहे हैं। एक महिला का इतना सम्मान कि दूसरे महिला की आप डिग्निटी और इज्जत की धज्जियां उड़ा दें। ये जो मॉब कहता है कि अपनी बहन को एक तरह से न्याय दिलाने आया, बहुत बहुत अन्याय हो गया, इनको रेप थ्रेट मिले, उनके साथ बहुत शोषण हो गया। वही तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे घेर के माँ बहन की गालियां दी, मुझे रेप थ्रेट दिया। एक तरफ आप ट्विटर ट्रेंड करा देते हैं कि रुचि तिवारी के लिए न्याय हो, दूसरी तरफ आप इसी देश में पढ़ रहे एक महिला की सरेआम आप बेइज्जती कर रहे हैं। लगातार मेरे डीएम्स में आप देखेंगे तो भर भर के इस तरह के लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। लगातार मेरी प्रोफाइल जो पब्लिक है उसके लिंक सर्कुलेट किए जा रहे हैं। मेरे घर का पता, मेरे माँ बाप का नाम, मैं अभी दिल्ली में कहाँ रहती हूँ, ये एड्रेस सर्कुलेट किया जा रहा है। और इस कदर कहा जा रहा है कि जहां मिले वहां मार दो। तो ये तो एक तरफा नैरेटिव शिफ्ट करने की कोशिश है। और मैं बता देना चाहती हूँ कि ये लोग अंजलि वर्सेस रुचि करके देश में जो बहुत जबरदस्त तरीके से गली गली, कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में जो बड़ी रैलियां निकल रही हैं, देश भर में, चाहे पटना हो, इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, वहां पे एक तरफा एक बड़ी आबादी आकर कह रही है कि यूजीसी रेगुलेशन लागू करो, रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करो। ये लोग मुद्दा भटकाना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं। 19 मार्च को फैसला आने वाला है और इनको पता है कि जिस तरह से प्रेशर बन रहा था, जिस तरह से आंदोलन तेज हो रहे थे, ये हमारे पक्ष में फैसला आने वाला था। पर इनको जानना जरूरी है कि अभी भी जो गाइडलाइंस आई वो बहुत सालों की लड़ाई के बाद आई, कोई खैरात में नहीं मिला था। रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे लोगों की जान गई, शहादत गई, उनका मर्डर किया इन संस्थानों ने, उसके बाद ये रेगुलेशन आया।
तो सदियों से जिनको लड़ने का ही एकदम एक्सपीरियंस है, प्रताड़ित होने का ही एक्सपीरियंस है, उन लोगों को उनकी हिम्मत ये लोग नहीं तोड़ पाएंगे। इतना सब कुछ अंजलि आपके साथ हो गया है, आपने वो भयानक मंजर भी देख लिया अपने सामने कि एक अकेली लड़की जब सिस्टम से या जो चीजें चल रही हैं उसके खिलाफ जब बगावती सुर निकालती है तो उसे कैसे दबाने की कोशिश होती है, उसे ये कहा जाता है कि बड़ा नेता बनने चली थी, अब कपड़े उतारो। ये सारी चीजें जब आप एक थाने के अंदर सुनती हैं तो क्या अभी भी आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप फिर से उस तरीके का गट्स लाएंगी, फिर से आप लड़ाई में उतरेंगी? एक महिला होने के नाते बिल्कुल। ये पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे होती है कि लड़कियां हैं भाई, हम वो सफेद कपड़ा है जिस पर अगर दाग लगेगा तो वही अंजलि से मैं पूछना चाहती हूँ कि अंजलि क्या फिर से उतनी मजबूती से अपनी आवाज उठा रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे मुट्ठी भर चिंटुओं से? जी बिल्कुल। और मुझे लगता है क्योंकि खासकर जब आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है, बहुत बड़ा एक विपक्ष है, बहुत बड़ा एक ऐसा सेक्शन है जो लगातार हेट कमेंट कर रहा है, लगातार गालियां दे रहा है, रेप थ्रेट दे रहा है, लेकिन सही में समर्थन जो आ रहा है और जो हिम्मत मिल रही है देश भर से, वो बहुत व्यापक है। सोचते होंगे ना अंजलि, आप भी एक फैमिली से हैं, आप भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, और लड़कियों पे बड़ा प्रेशर होता है जब इस तरीके की चीजें होती है, और थाने वाला वो वीडियो देखने के बाद तो एक पेरेंट्स के लिए बड़ी चिंता की बात हो जाती है। तो परिवार का अपना एक एक दबाव जरूर हो सकता है आप पे हो कि जो भी बगावत करना है वो घर के अंदर रह के करो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और मतलब एक बहुत वाजिब डर से भी वो आता है। वो जो मुझे कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रेशर झेलते हुए कह रहे हैं। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, आस पड़ोसी कुछ बोल रहे हैं फोन पे लगातार। फोन जब खोल रहे हैं उनको अगर अपनी बेटी की ही शक्ल दिख रही है और उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो बहुत दिल दहलाने वाली हैं, जो वीडियोस दिख रही हैं। मेरी माँ लगातार इस डर में है कि मैं क्लास कैसे लूंगी, वापस कैंपस में जाऊंगी तो क्या महफूज होंगी कि नहीं। और उनसे भी बात हुई, उनको भी समझाया कि ये हमला जरूर कुछ 3-4 लोगों पर और उसमें एक व्यक्ति का नाम बहुत ज्यादा आ गया, पर बात बहुत बड़ी है। बात साफ है, ये लोग देश भर में मैसेज देना चाहते थे कि जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ोगे तो ये हाल किया जाएगा। इसीलिए ये जिम्मेदारी भी बड़ी है कि हिम्मत नहीं हारना है। तमाम लोग जो टकटकी लगाकर देश भर से मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे जिस तरह के सॉलिडारिटी के मैसेजेस आ रहे हैं कि बहन डरिए मत, साथी डरिए मत, बहुत जरूरी है कि अभी और पहले से भी ज्यादा हिम्मत से मैं खड़ी रहूं। और मैं तो कहना चाहती हूँ ऐसे लोगों को, मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को, कि ये बौखलाहट और बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं जब तक यूजीसी रेगुलेशन रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू नहीं करा लेंगे। हम लोग दम नहीं लेने वाले, सांस नहीं लेने वाले। तो ये लड़ाई यूजीसी की थी, फिर ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद और इन सब पे क्यों चली गई? क्योंकि ट्विटर पर एक चीज लिखी जा रही है कि एक ब्राह्मण पत्रकार को इतनी हुजूम बर्दाश्त नहीं कर पाई, देखिए भाई साहब हमारी ताकत, हम एक अकेला 100 पे भारी वाली चीजें लिखी जा रही है। तो इसलिए मुझे ये बताइए कि आखिर ये लड़ाई यूजीसी को लेकर थी, हम यूजीसी के लॉ को लागू कराना चाहते थे, लेकिन ये लड़ाई इस तरीके से जाति एंगल में ब्राह्मणवाद और मनुवाद पे क्यों चली गई? देखिए, ये लड़ाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में थी। और हम्म। मतलब जो एक विचारधारा है, ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जनता को पता नहीं है, और पता है भी तो उनके फेवर का ही नैरेटिव है, इसीलिए बार बार यही बोला जाता है। ब्राह्मणवाद एक मानसिकता है जिसमें मुझ में भी हो सकता है, किसी महिला में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है, अलग अलग तबकों के लोगों पे हो सकता है जिनके नीचे कोई और तबका हो। ये वो मानसिकता है जो आपको ये फील कराता है कि आप किसी से सुपीरियर हैं, आपको दमन करने का अधिकार है, और आपके नीचे जो है उनको कुचला जा सकता है। ब्राह्मणवाद ये आइडियोलॉजी है। मनुवाद तो साफ तौर से एक ऐसा आइडिया है मनुस्मृति के तर्ज पे जो निकला, जो कहता है, मतलब इतनी भयावह चीजें हैं कि सालों साल से वेद पढ़ने का,
वेद पढ़ाने का जो एकाधिकार है वो एक एक सेक्शन को रहेगा। उसमें लिखा है कि अगर वेद का उच्चारण भी मार्जिनलाइज कास्ट का व्यक्ति सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डालो। बहुत शर्म की बात है कि उस दिन उस उन्मादी भीड़ में एक महिला है जो कंधे पे चढ़कर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाती है। अगर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद हो जाएगा इस देश में, तो जैसी हम जैसी हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं कभी स्कूली शिक्षा भी अर्जित नहीं कर पाती। बाहर निकलकर कंधे पे बैठकर नारा लगाना तो बहुत दूर की बात है। उसमें लिखा है कि आप कभी अपने पिता, कभी अपने भाई, कभी अपने पति, कभी अपने बेटे के संरक्षण में रहिए। महिलाओं को इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो बात बहुत साफ है। आज ये लड़ाई लेफ्ट राइट की नहीं, खाली अंजलि और रुचि की नहीं, ये लड़ाई एक तरफा उन लोगों की है जो चाहते हैं देश में सामाजिक न्याय लागू हो, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जातिवाद का समर्थन करते हैं, जो चाहते हैं उनका विशेष अधिकार बना रहे। लेकिन ये जो नारेबाजी हो रही थी वो ब्राह्मणवाद, मनुवाद, मुर्दाबाद इस तरीके की होने लगी। तो जो प्रोटेस्ट यूजीसी को लेकर था वो प्रोटेस्ट इस तरफ क्यों गया? इसका कारण वो महान पत्रकार थी या कुछ और था? ब्राह्मणवाद और मनुवाद तो इस तरह के बहुत नारे मैम वहां पे लगे नहीं। वहां पे पब्लिक मीटिंग चल रही थी। वहां पे पब्लिक मीटिंग में अलग अलग तो ये प्रोफेसर, विजुअल कहीं और स्कॉलर। का है जिसको वहां कौन का सा लगा वीडियो? के बताया जाए, जिसमें नारे लग रहे हैं मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, और फिर ये कहा जा उस रहा है दिन कि के तो प्रोटेस्ट के इतने विजुअल्स हैं भी नहीं मैम, वो तो कहीं चले भी कहा नहीं जा हैं। रहा है कि वहां पर ले दे के वो जो मीटिंग थी वो यूजीसी की थी या नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खिलाफ एक मीटिंग थी जिसमें ब्राह्मणों को गाली दिया जा रहा था, उल जलूल कहा जा रहा था, जो एक ब्राह्मण पत्रकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक पत्रकार की बिरादरी कब से तय होने लगी, वो कौन से जाति के धर्म से आती हैं, ये कब से तय होने लगा। और कोई आइडियोलॉजी के साथ अगर कोई माइक लेकर ग्राउंड पर उतरा है तो भैया वो कैसा पत्रकार है, ये तो दूसरी बात है। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ क्या सच में वहां अंजलि वैसा माहौल था कि आप लोग एकदम ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे या कुछ ऐसा कह रहे थे जिससे एक ब्राह्मण पत्रकार की आत्मा जाग गई और उन्हें ऐसा लगा कि हम इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने हंगामा किया? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सभा चल रही थी, बात रखी जा रही थी, अलग अलग संगठन के लोग आकर बात रख रहे थे, प्रोफेसर्स बात रख रहे थे। उसके बीच में इनकी बौखलाहट शुरू होती है। और मैंने इसीलिए पहले कहा कि इस महिला का इतिहास है। ये महिला हर प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट में पहुंचती है और इसी तरह से बदतमीजी करती है, ब्राह्मणों के खिलाफ हो, सवर्णों के खिलाफ हो। तो हर यूजीसी प्रोटेस्ट ऐसा नहीं हो सकता ना। और खासकर पिछले एक हफ्ते से हम लोग तो इस सवाल पर 20 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से ग्रीन सिग्नल अभी मिला है क्योंकि 19 मार्च आने वाला है। तो ऊपर से इनके आकाओं ने कह दिया है कि वंचितों का प्रेशर बने, इससे पहले इनके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको नेगेटिव एंगल दिया जाए। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए इस तरह के लोग जो खुद को पत्रकार कहते हैं, पत्रकारिता का प नहीं आता है लेकिन माइक लेके पहुंच जा रहे हैं और एक तरफा जातिवादी बात तो ये लोग कर रहे हैं लगातार। इन्होंने तो खुद एविडेंस दिया है, 5000 साल से पानी नहीं पिया, जहां पे किसी इंद्र ऐसे ऐसे 7 बरस के बच्चे को राजस्थान में दिया जाता है पानी पीने के लिए। बाबा साहेब अंबेडकर को महाज सत्याग्रह करना पड़ता है। जिस देश की वास्तविकता यह है कि अभी भी दलितों को, वंचितों को पानी नहीं दिया जाता है, छुआछूत चलता है, किसी आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, उस देश में रहने के बावजूद ये लोग, जिनसे इनकी जाति नहीं पूछी जाती क्योंकि ये लोग अपर कास्ट हैं, तो इनको लगता है जाति एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि खुद का ये प्रिविलेज है। तो ये बौखलाहट तो एक पर्टिकुलर सेक्शन की है। लगातार हम लोग पीसफुल तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई को भ्रमित करने के लिए ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और ये अकेली पत्रकार नहीं है जो इस तरह की बदतमीजी कर रही हैं। ये गिरोह के लेवल पे दिल्ली में ही हम देख रहे हैं, 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो जगह जगह पहुंच जाते हैं और जो खुद को पत्रकार बताते हैं, लेकिन बार बार आपको इंस्टिगेट करने आएंगे, बदतमीजी करने आएंगे। तो ये पूरा एक सिस्टमिक प्लान है जो हम लोग देख पा रहे हैं। कोई ऐसा सवाल पूछा जाना जो आपके आइडियोलॉजी के खिलाफ है, वो आपको इतना गुस्सा दिला देगा कि आप एक महिला पत्रकार की गरिमा के साथ और उनको घसीटने लगेंगी, उनके कपड़े फाड़ने लगेंगी, ऐसा कुछ लिखा और लिखा जा रहा है कि ये जो आयशा का प्रोटेस्ट था जिसमें महिला भी थी, उसमें एक महिला दूसरे महिला के साथ खड़ी नहीं हुई। ये किसी समाज को क्या ही हक दिला पाएंगी जो एक महिला को सम्मान नहीं दिला पा रही?
पहली बात तो वो ना उस दिन उस महिला के पास कैमरा है, ना माइक है, ना हमें तो बहुत बहुत बाद में पता चला कि अच्छा ये पत्रकार हैं, खुद को कहती हैं एटलीस्ट। दूसरी चीज, कोई सवाल पूछा ही नहीं जा रहा था। ये वीडियो साफ तौर से अलग अलग चैनल्स पे आपको दिखेगा। जिस वीडियो में मैं नहीं हूं, पर नवीन को जिस तरह से कॉर्नर करके ये और इसके 3 गुंडे उनका फोन छीनते हैं, बदतमीजी कर रहे हैं लगातार। उस हड़प में एक अलग से मीडिया के साथी को आना पड़ता है, वो उनको बचाते हैं, उसके बाद 7-8 और लोग आते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ। ये तो बातचीत कर ही नहीं रही थी उस दिन। ये तो एक तरफा इस इरादे से आई कि आज जाके किसी को पकड़ना है, परेशान करना है, इस पूरे प्रोटेस्ट को एक नेगेटिव लाइट में दिखाना है। सवाल तो उन्होंने किसी से किया ही नहीं। तो अंजलि ये बताइए, जिस समय आप गिरी उस समय क्या आसपास प्रशासन थी? कोई आगे बढ़ा आपकी मदद के लिए? क्योंकि थाने की जो वीडियो नजर आ रही है वो तो मतलब सच में हैरान करने वाली है कि कानून व्यवस्था जो कहता है कि हमारे लिए न्याय का तराजू सबके लिए बराबर है, वो दिखा नहीं, थाने में कम से कम नहीं दिखा। लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर थी नहीं, मैंने उस मंजर को अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन आप बताइए, जब आप गिरी तो आपको आसपास कोई खाकी वर्दी का जवान नजर आया? कोई प्रशासन के लोग नजर आए जिनकी तरफ आप मदद की गुहार लगा सकती थी? आपको ऐसा लग सकता था कि वो शायद आकर माहौल को संभाल ले? ऐसा कोई था वहां पे? थे तो बहुत लोग मैम, बहुत सारे लोग तैनात थे। सीआरपीएफ थी, पुलिस थी, यूनिवर्सिटी के गार्ड्स थे और लगातार सामने थे, पास में खड़े थे। अंजलि, आपने बुलाया मदद के लिए किसी हमने को? तो बार बार बुलाया, हमने तो पकड़ने कहा, हमने तो रोकने कहा, हमने तो थाने ले जाने कहा, हमने तो ये तक कहा कि फोटो है, वीडियो है, चले जाने के बाद कुछ करिए इन पे। और कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए 3-4 महिलाएं खुद भागी, क्योंकि चोट आई, गिर गए। कोई मदद नहीं करेगा, ये तो बेसिक ह्यूमन रिएक्शन है। कोई मार के भाग जाएगा, आसपास कोई मदद नहीं करेगा तो खुद ही भागेंगे। इसीलिए उस महिला को पकड़ा हुआ है और पुलिस को सौंप रहे हैं। पुलिस को सौंप रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस वहां पे ह्यूमन चेन बनाकर हम लोगों का नहीं, उन लोगों के संरक्षण में 5 गुंडों को भगा देती है वहां से। मैं समझ पा रही हूँ अंजलि कि जब कुछ ऐसा होता है जिसकी तैयारी शायद सिस्टम करके नहीं बैठा होता है, या उसको ऐसा लगता है, या उसी वर्ग की बात कर लेते हैं जिस वर्ग को ऐसा लगता है कि शायद जो चीजें चली आ रही हैं वो बेहतर है, अगर उसको बदला जाए या कहानी फिर से लिखी जाए तो घाटा हो सकता है या कुछ नुकसान हो सकता है। यूजीसी लॉ का विरोध करने वाले लोगों से अगर ढंग से पूछा जाए कि किस बात का विरोध है, तो वो शायद पॉइंट लेकर भी नहीं बता पाते हैं कि किस बात का विरोध है। लेकिन उनका ये कहना है कि क्योंकि एक ऐसी छतरी है, ये क्योंकि इतनी बार कमेंट सेक्शन में लिखा गया है, तो ये मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है एक पक्ष की तरफ से या अपर कास्ट की तरफ से या प्रिविलेज लोगों की तरफ से कि हमें उंगली दिखाकर ये बताया जा रहा है कि हम दोषी हैं। अब भैया, हम अपर कास्ट के हैं, ये हमने डिसाइड नहीं किया था। माँ की कोख कौन होगा ये कोई नहीं तय करता है। मैं किसी भी वर्ग में पैदा हो सकती हूँ, लेकिन मैं जनरल कास्ट में पैदा हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है भाई? आप एसटी एससी ओबीसी को एक साइड करते हैं और कहते हैं देखो देखो ये सामने जो जनरल है यही दोषी है, यही जो है वो जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है, यही सब कुछ कर रहा है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अभी कॉलेज में गया हूँ, मैंने तो अभी तक किसी तरीके की कोई चीजें नहीं की है, लेकिन अब ये जो यूजीसी का नियम है ये मुझे दोषी मानेगा और मेरी तो पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। कोई आकर फर्जी केस मेरे पे कर देगा, मैं तो रिस्टिकेट हो जाऊंगा, मेरे ही को सब दोषी मान रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो यही है कि जब ये कानून आया, ये जो लोग हैं जो सड़कों पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार तमाशा कर रहे हैं, उन लोगों ने लगता है इस डॉक्यूमेंट का पहला 3 लाइन भी नहीं पढ़ा है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिलाएं, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और रेशियल बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सब मेंशन्ड है। ईडब्ल्यूएस कौन है? क्या महिलाओं की कोई जाति निर्धारित है? डिसेबल्ड स्टूडेंट तो किसी भी कैटेगरी से हो सकता है। रेशियल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी तमाम कैटेगरी से आ रहे स्टूडेंट्स के साथ होता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से आ रहे, साउथ इंडिया से आ रहे स्टूडेंट्स के साथ होता है, जो अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जब कोई एससी, एसटी, ओबीसी ऐतिहासिक रूप से जिनको सताया गया है उनके पक्ष में कानून आ रहा है, तो ये कानून ये नहीं कह रहा है कि सारे अपर कास्ट दोषी हैं, लेकिन जिनको सताया जाता है
वो ज्यादातर SC ST OBC हैं। 13,626 स्टूडेंट्स 5 साल में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ड्रॉप आउट करते हैं SC ST OBC कम्युनिटी से। यूजीसी का डेटा है 2025 का कि 118% कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है यूनिवर्सिटी में SC ST OBC का। देश भर में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एक SC, एक ST और 7 OBC वाइस चांसलर्स हैं खाली। तो ये तो डेटाज हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, जो चीख चीख के इस बात की गवाही देते हैं कि दमन तो एक तरफा उनके साथ होता है जो वंचित है, शोषित है। इसमें ये अजम्पशन नहीं है कि सब अपर कास्ट खराब हैं, ये सब दोषी हैं, लेकिन जिनके साथ अन्याय होता है उनके पक्ष में कानून तो आएगा। और मिसयूज तो मर्डर का हो सकता है, मर्डर पे जो कानून है। मिसयूज तो महिलाओं को तो ऐतिहासिक रूप से कहा गया है, कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाना बहुत आसान है। कोई महिला अगर दहेज के खिलाफ कंप्लेन करती है तो उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है, डाइवोर्स फाइल करती है तो कहा जाता है एल्यूमनी झांसने के लिए, पैसा झांसने के लिए, देखो उसने तलाक ले लिया। तो कोई ऐसा कानून है ही नहीं देश में जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। तो क्या खाली उस लॉजिक पे कानून लाना छोड़ दें? नहीं, ये भी कहना है कि देखिए अगर कोई फॉल केस करता है तो इन्हें कोई फाइन नहीं दिया जाएगा, ये भी तो गलत है। मतलब ऐसे तो आप तो फंसाने के लिए कुछ भी हम पे कह दें। एक बंद कमरे में मैंने गाली दी नहीं दी, लेकिन आप तो मुझे आके बोल देंगे कि मैंने गाली दे दी। और फिर अगर ये झूठा भी पाया जाता है, पहले तो पाया ही नहीं जाएगा क्योंकि हमारे ये जो कमेटी बनाई गई है उसमें हमारे कोई है ही नहीं, तो हमारा दुख तो कोई सुनेगा नहीं, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर गलती से पाया भी जाता है तो इसे तो छोड़ दिया जाएगा, इसको भी तो फाइन देना चाहिए। तो यूजीसी का ये जो भी कानून प्रावधान है ये एक तरफा है। इसने कहीं ना कहीं अपर कास्ट को दोषी मान लिया है, इसीलिए ना तो हमें कमेटी में रखते हैं, ना तो हमारे फेवर के बारे में कुछ सोचते हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसने कहीं ना कहीं हमें दबाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और संजोग से उस समय कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें बिहार की एक नेत्री थी जो ये कह रही थी हम क्यों जस्टिफाई करें भाई, इतने सालों से आपने हमें दबाया, अब हम आए आपको सफाई देने, हम क्यों सफाई दें। तो बस वो चीजें निकाल कर देखिए देखिए इनकी तो आइडियोलॉजी यही है, ये तो अब हमें सताने के लिए ये सारा नियम आ रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे कि आखिर कमेटी में किसी जनरल को नहीं रखा जाएगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया। फिर अगर फॉल केस होगा तो फिर भी इन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये सब चीजें जो है, इस चीज को लेकर एक पक्ष को ऐसा लगा कि ये लॉ जो है वो बहुत बड़ा भूत है और इनको खाने के लिए यहाँ पे आया है। देखिए मैम, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बारीकियों की बात है ना? ये सब बहुत अब्सर्ड डिस्कोर्स पैदा किया जाता है ताकि जो नियम और कानून एक पर्टिकुलर लोगों के लिए, उनके संरक्षण, उनकी डिग्निटी, ये कानून खाली किसी तरह से किसी को अपराधी ठहराने के लिए नहीं है। लोगों को जो सम्मान नहीं मिलता है ना, लोगों के मन में जो डर होता है, उनको महफूज फील कराने के लिए भी है। आप क्लास में एक दूसरे से जैसे बात करते हैं, हम तो इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, हम तो देखते हैं हर दिन जाति सूचक शब्द लोगों की जबान पे रहते हैं। आपको किसी को नीचा फील कराना है, आप तुरंत डेरोगेटरी स्लर्स, कास्टिस्ट स्लर का इस्तेमाल करते हैं कहने को। अच्छा, आज तक तो स्टूडेंट की जाति नहीं होती थी, लेकिन मेस में आप लोग अलग क्यों बैठते हैं? आप लोग का अपना अपना ग्रुप है, जिस ग्रुप का एक जाति है। ब्राह्मण कहाँ पे बैठेगा, राजपूतों का लॉबी कहाँ बैठेगा, ठाकुर कहाँ बैठेगा, वंचित शोषित कौन से टेबल पे बैठेंगे। अलग अलग हॉस्टल के मेस में भी ये दिखता है। क्लास में आज जिस तरह से अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, एक तरफा भाजपा आरएसएस की दलाली करने वाले लोगों को टीचर बनाया जा रहा है, जो प्रोग्रेसिव थे, डेमोक्रेटिक थे, उनको हटा दिया गया है। नौकरी वही पा रहा है जो एक पर्टिकुलर कास्ट से है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से है। क्लासरूम में खुलेआम जातिवाद होता है। मैंने पहले भी बताया, सरनेम देख के नंबर मिलता है। हमारी यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद से 45% टीचर के हाथ में नंबर है। आप बोल के दिखाइए कुछ, गलती से आपके सरनेम से पता चल गया SC ST OBC हैं, आप पास करके दिखाइए इंटरनल में। तो लगातार ये चीजें होती हैं। रिक्रूटमेंट के टाइम पे बताया कि अच्छा 500,000 लोग बैठ रहे हैं SC ST OBC से, सबके सब नॉट फाउंड सुटेबल। ये कैसे हो जाता है? और ये तो तब की बात है जब आप यूनिवर्सिटी में आ गए। एक बड़ी आबादी तो आ ही नहीं पाएगी। अब तो CUET आ गया है, भर के दिखाइए इतना जटिल फॉर्म, इतना कंप्यूटर
इंटरनेट, वाईफाई, स्मार्टफोन है भी तो इतना बड़ा फॉर्म भर के दिखाइए। देश की एक बड़ी आबादी आज भी देहात में रहती है, गांव में रहती है, और वहां पे रहने वाली आबादी भी। और सोशली एक्सक्लूडेड कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी। और वंचित कौन है? प्राइवेट स्कूल में कौन नहीं पढ़ पाता? आज सीयूईटी की 1.5 लाख की जो कोचिंग हो रही है, कौन नहीं ले पाएगा? तो पहले ही एंट्री पॉइंट पे निकालिए। गलती से यूनिवर्सिटी में आ जाए तो क्लासरूम में धज्जियां उड़ाइए, क्लासरूम से नेट निकाल ले, पीएचडी तक आ जाए तो इंटरव्यू में निकाल दीजिए। तो हर एक स्टेप पे तो बैरियर आपने लगाया है, लेकिन अगर उनके पक्ष में कानून आए तो पेट में दर्द भी सबसे पहले आपके होगा। मतलब बात तो बहुत साफ है, कोई भी कानून आएगा, हमारी यूनिवर्सिटी में तो एससी एसटी सेल रहे, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल रहे, महिलाओं के संरक्षण के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी रही, लेकिन आज तक 6 साल से तो मैं देख रही हूं, जितनी इनको हॉलो कर दिया गया, खोखला किया गया, एक कमिटी फंक्शन नहीं करती। यूजीसी हम नहीं मानते आएगा और सही में इंस्टीट्यूशंस में सब सही हो जाएगा। ये तो आईआईटीज, आईआईएम्स में लागू ही नहीं हो रही, जहां पे सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल मर्डर होते हैं। ये तो खाली ऐसे इंस्टीट्यूशंस में लागू हो रहे हैं। हम तो मॉडिफिकेशन की बात खुद कर रहे हैं, लेकिन वो मॉडिफिकेशन नहीं जो अपर कास्ट चाहता है। इसमें कहा जा रहा है कि वाइस चांसलर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा। वही वाइस चांसलर जो भाजपा आरएसएस का नतमस्तक होके बैठा हुआ है आज गद्दी पे, वो क्या न्याय देगा? एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से 50+1 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंटेशन देना होगा, जो रोहित एक्ट कहता है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है, इतना बेकार है, इतना बेहुदा है। 2012 वाली गाइडलाइंस में बेहतर था। हम कह रहे हैं रोहित एक्ट में जो डेफिनेशन है, जातिवाद हर तरह की बोलचाल में निहित है, उठने बैठने में निहित है, किसके साथ खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं, कैसे बात करते हैं में निहित है। इंस्टीट्यूशनल मर्डर जैसी चीजें होती हैं, ये सब आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा और मजबूत कानून बनाना होगा। हम तो ये मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है अंजलि आपने तसल्ली से बहुत कुछ आसान भाषा में बताया। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि इतनी लंबी बातचीत में एक एक एजेंडा जो सेट करने की कोशिश हुई, एक पक्ष जिसे नहीं दिखाया गया, एक ही सिक्के के एक ही पहलू को दिखाकर ये बताने की कोशिश हुई कि ये तो सबसे उजड़ गैंग है, इनका इनका काम ही नहीं है कोई बराबरी लाना, और ये क्या ही सम्मान देंगे जो एक लड़की के सम्मान की हक नहीं बचा नहीं पाए, उनका हक नहीं दिला पाए। तो मुझे लगता है कि अंजलि को सुनने के बाद हम समझ पा रहे हैं कि वो मंजर क्या रहा होगा। और सबसे ज्यादा भयानक तो मुझे वो थाने वाली वीडियो जब जब मेरे सामने आ रही है तब तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि महिलाएं महफूज खाकी वर्दी के आसपास रहती हैं, लेकिन यहाँ तो थाने के अंदर इस तरीके की चीजें हो जा रही हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि इस घटना के बाद हमारी प्रशासन के होश होंगे, उन्हें याद आएगा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके की चीजें कम से कम थाने के अंदर ना होने दें। अंजलि, आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें दिया, आपने अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।